हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सडन कार्डियक अरेस्ट अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। और इसमें होता क्या है कि जो हार्ट है ना, वो अचानक से बीट करना मतलब कि पंप करना बंद कर देता है। और अगर उस टाइम पे कुछ मेडिकल इंटरवेंशन ना किया जाए तो फिर ये जो है सडन कार्डियक अरेस्ट सडन कार्डियक डेथ बन जाता है। मतलब कि पेशेंट जो है वो एक्सपायर कर जाता है, क्योंकि हार्ट हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन होता है, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हार्ट बीटिंग ही नहीं करेगा तो इसका मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये वाला जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि ये वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आजकल हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी करते हैं ना कि कई बार ऐसा कुछ हमने इंटरनेट पे क्लिप देख ली जिसमें कि कोई आराम से बैठ के खाना खा रहे थे और अचानक से बिल्कुल कोलैप्स हो गए, अचानक से हार्ट बीट बंद हो गई और मृत्यु हो गई। या कि कोई किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं डांस वांस कर रहे थे, कुछ भी इस तरह की नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी और अचानक से गिरे और अचानक से सब कुछ ख़त्म। तो मन में एक डर तो बैठ ही जाता है। मैं आपके साथ बिल्कुल मेडिकली एक्यूरेट बात करूंगा, सारी की सारी साइंटिफिक क्लिनिकल बात करूंगा कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं और किन किन लोगों को इसके होने का रिस्क ज़्यादा है, ताकि थोड़ा सा आप भी इस बारे में एजुकेटेड रहेंगे। और अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है तो आप एहतियात बरत सकते हैं, पहले से पहले वो स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि आपकी इस चीज़ की रिस्क कम हो सके। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सेम ही चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो करंट वाली एक्टिविटी है ना, वो प्रभावित हो रही है, वो अब ठीक से काम नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट जो है वो अब समझ नहीं पा रहा कि किस तरह से बीट करना है। वो जो हार्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है बीटिंग करने का, वो डिस्टर्ब हो गया अब। तो जब हार्ट के अंदर की जो एक तरह से एक लय बनी हुई थी बीटिंग करने की, अगर वो नहीं बन पा रही है किसी वजह से, तो फिर ऐसे में हार्ट कई बारी बिल्कुल रुक जाता है। वो वाली चीज़ होती है सडन कार्डियक अरेस्ट। और जो हार्ट अटैक है वो क्या है? हार्ट अटैक में क्या होता है आप समझिएगा कि जो भी हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कि खून की नलियाँ होती हैं जो कि हार्ट तक खून पहुंचाती हैं, वो वाला खून जिसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में घुली हुई है। जब कभी ऐसा होता है कि इन खून की नलियों के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं ठीक ठाक, तो क्या होता है कि अब हार्ट को उचित मात्रा में वो वाला ब्लड नहीं मिल पा रहा है जिस ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है। तो अगर हार्ट को वो वाला ब्लड नहीं मिल पाएगा अच्छी मात्रा में, तो क्या होगा कि हार्ट के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें ऑक्सीजन की जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो अब इससे क्या होगा कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स पैदा होंगे। बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, कुछ भी इस तरह के हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। और ऐसे में अगर तुरंत हॉस्पिटल जाया जाए तो बहुत बार जो है वो एक अच्छा आउटपुट आ जाता है, क्योंकि समय पे मतलब डॉक्टर्स अपना काम कर देते हैं कि जो भी नली ब्लॉकेज है उसको खोल देते हैं और इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं, दवाएं दे देते हैं कि बहुत अगर ब्लॉकेज है भी तब भी जो बहुत ज़रा सा रास्ता होता है वहाँ से भी खून पतला होकर के पहुँच जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। तो वो वाली चीज़ होती है हार्ट अटैक। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या है, इसमें खून की नली वाला कोई चक्कर नहीं है। सडन कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो करंट वाली एक्टिविटी है जिससे कि हार्ट बीट जनरेट होती है, वो वाली एक्टिविटी है, या जो हार्ट बीट आगे पास ऑन होती है, वो वाली एक्टिविटी में अब अचानक से प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से कि हार्ट बिल्कुल अचानक से रुक गया है। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बता देता हूँ कि जो हार्ट बीट पैदा होती है वो कहाँ पैदा होती है और वो किस तरह से आगे जाती है। क्योंकि ये जो हार्ट बीट के पैदा होने और हार्ट बीट के आगे ट्रैवल करने वाला सिस्टम है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब हो रहा है और हार्ट अचानक से रुक रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो क्या होता है कि ये हम समझते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल, 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे। ऊपर के चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया और नीचे के चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये तो सिंपल है ना कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं SA नोड, साइनो एट्रियल नोड ऊपर की तरफ होता है, ऊपर के चैम्बर में। यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है, मतलब कि पैदा होती है अपने आप, ऑटोमेटिक। तो ये जो हार्ट बीट पैदा होती है फिर ये SA नोड से दोनों अपर चैम्बर्स में फैलती है और अपर चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि पंप करते हैं। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिकल करंट है जो SA नोड से पैदा हुई है, ये नीचे की तरफ आती है AV नोड पे, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं। AV नोड कहाँ पर होता है? अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के बीच में होता है।
AB नोड में आने के बाद फिर ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये और आगे जाती है बंडल ऑफ हिज के ज़रिए राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच में, और वहाँ से फिर पुरकिंजा फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे जाकर के दोनों जो नीचे के चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल्स हैं ये बड़े चैम्बर्स होते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो है वो ज़्यादा मात्रा में पुश होकर शरीर के बाकी सारे अंगों में जाता है और हमारा जीवन चलता रहता है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाती है जिससे कि फिर हार्ट पंप करना बंद कर देता है अचानक से और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो आइए अब एक एक करके मैं आपके साथ बात करना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से कॉमन जो कारण है वो होते हैं। मैं आपसे सारे के सारे महत्वपूर्ण कारण डिस्कस करूँगा और अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ठीक से समझाऊँ। मेरे साथ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अगर आपको किसी जगह पे लगे ना कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो कोशिश करिएगा कि एक बार हल्का सा रिवाइंड करके दोबारा थोड़ा सा स्लो स्पीड में या जैसे भी आप सुने और उसे समझने की कोशिश करें। वैसे मैं फिर भी अपनी तरफ से बोलता हूँ कि सिंपल करके ही बताने की कोशिश करूँगा। पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक से पता चल पाए कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, ताकि लोग समझ पाएँ कि क्या वो उस कैटेगरी में तो नहीं आते। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो जो पहली चीज़ है वो आप ये समझिए कि अगर हार्ट में पहले से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो फिर इन व्यक्तियों के अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है कि अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है पहले से तो फिर उन लोगों में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। अब मैं पहली चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी, अगर उन नलियों के अंदर में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह के थक्के जम गए हैं अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लाक जम गया है नलियों के अंदर, तो क्या होगा कि हार्ट को फिर ठीक से साफ़ खून नहीं मिल पाएगा, ठीक से वो वाला खून नहीं मिल पाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है। तो अगर हार्ट की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऐसे में फिर एक सडन कार्डियक अरेस्ट वाला चांस बन सकता है, क्योंकि अगर हार्ट की सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो फिर हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने के चांस रहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके डिस्टर्ब होने के चांस रहते हैं। तो जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, जिन लोगों के मतलब आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज है, उन आर्टरीज़ में जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करती हैं, उन लोगों के अंदर चांसेस हो जाते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। अगली चीज़ है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ होता है, हार्ट अटैक का मतलब हो गया, हमारी क्लिनिकल लैंग्वेज में कहते हैं इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जिन लोगों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ होता है, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के डेवलप होने के कभी भी। क्योंकि हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गई होती है। ये तो हमने डिस्कस किया है कि ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता। तो हार्ट के जिस एरिया में ये चीज़ हुई होगी, उस एरिया की जो मसल्स हैं वो डेड हुई होंगी, डैमेज हुई होंगी। जब वो डैमेज हुई होंगी तो क्या होता है कि जो हार्ट का ओवरऑल अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट के कंडक्शन का सिस्टम है ना, वो भी प्रभावित हो सकता है। और उसके प्रभावित होने की वजह से क्या है कि फिर हार्ट जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि संतुलित तरीके से बीटिंग कर रहा होता है, वो चीज़ प्रभावित अचानक से हो सकती है अगर करंट के फ्लो होने का सिस्टम ही प्रभावित हो गया है। तो जिन लोगों में हार्ट अटैक हुआ है, कभी भी हार्ट अटैक की हिस्ट्री है पहले की, उन लोगों में चांस ये बढ़ जाते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ देखी जा सकती है। अगली चीज़ है कि जिन लोगों में बाय बर्थ मतलब हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट होता है, जिसे कि हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ कहते हैं, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के होने के। ये भी हमें अपने आप पे ध्यान रखने वाली बात है। और ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर समझिए कि पैदा होने के साथ साथ ही हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ एक डिफेक्ट है, कुछ एक प्रॉब्लम है, और अगर उसे करेक्ट करने के लिए ऑपरेशन वगैरह भी कर दिया गया, उसके बाद वो चीज़ ठीक भी हो गई है, मतलब कि काम अब पहले से बेटर चल रहा है हार्ट के अंदर, तब भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से कि कभी भी सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ हो सकती है, अगर और भी कंडीशंस प्रतिकूल हो गई शरीर के अंदर तो। अगली चीज़ आती है कि अगर कार्डियोमायोपैथी वाली कंडीशन है, तो कार्डियोमायोपैथी का मतलब हो गया कि जो हार्ट की मसल्स हैं या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं साइज़ में, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, मतलब मोटी हो जाती हैं, या तो बहुत एबनॉर्मली कमज़ोर या वीक हो जाती हैं, खिंची हुई हो जाती हैं।
तो इससे क्या होता है कि अब हार्ट की पंपिंग अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हार्ट का क्या होता है ना कि हार्ट अपने आप में पूरा का पूरा एक तरह से मसल्स का बना हुआ ही ऑर्गन होता है। मतलब हार्ट के अंदर मेनली मसल्स ही होती हैं, मांसपेशियाँ ही होती हैं। तो अगर वो मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं या ठीक से वो पंप ना कर पाने वाली हालत में है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है या कि वो बहुत ज़्यादा खिंच गई हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा जैसे कि उसे करना चाहिए। और अगर ठीक से पंप नहीं कर पाएगा तो फिर इन लोगों में हार्ट फेलियर के चांस भी बढ़ जाते हैं, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांस भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाते हैं। मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो कार्डियोमायोपैथी आप कह सकते हैं कि एक तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो हार्ट की मसल्स हैं, मतलब वो उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब उनका जो एक बीटिंग का फंक्शन है ना, वो ठीक नहीं हो पाता। हार्ट की मसल्स के ज़्यादा ग्रो होने की वजह से अब ज़्यादा वो थिक हो गई होती हैं, मोटी हो गई होती हैं, तो अब ठीक से जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि हार्ट के अंदर भी ना एक जगह तो चाहिए होती है ना कि ब्लड आए और ये सब जाए मतलब। लेकिन अब अगर हार्ट इतना अंदर से ही बढ़ गया है कि फिर सारी की सारी मांसपेशियाँ ही आ गई हैं, तो अंदर कैविटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा और कंडक्शन सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में है। एक चीज़ होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खिंच के एक तरह से पतली हो जाती हैं। तो उसमें क्या है कि फिर अब जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हार्ट की पावर ही कमज़ोर हो जाती है वहाँ पर। तो ये भी चीज़ है कि इसकी वजह से भी फिर चांसेस होते हैं कि जो हार्ट का पूरा एक रिदम होती है हार्ट बीटिंग की, वो अफेक्ट हो जाएगी और फिर ऐसे में इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रभावित होने की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बन सकते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी जो है वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। अगली चीज़ है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि वो एक तरह से ब्लड का फ्लो किस तरफ जाए उस चीज़ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और कई सारे वॉल्व होते हैं, मतलब कि 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या है कि अपर चैम्बर्स जो हैं उसको लोअर चैम्बर से जोड़ते हैं, लोअर चैम्बर्स का फिर आगे ब्लड जाए उस चीज़ को गवर्न करते हैं। तो अगर वॉल्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वॉल्व या तो बहुत ज़्यादा सकरे हो गए हैं या अगर वो वॉल्व लीकिंग हो गए हैं, मतलब कि वहाँ से ब्लड लीक हो रहा है, चांसेस हो सकते हैं इन पेशेंट्स में कि सडन कार्डियक अरेस्ट वाली जो है वो संभावना कभी न कभी आगे आ जाए, अगर बाकी कंडीशंस भी कुछ कुछ प्रतिकूल हो रही हैं तो। अच्छा, कई तरह की दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनका एक रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि जो हार्ट की अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो प्रभावित हो सकती है, जो कंडक्शन सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। तो उसमें भी ये वाली चीज़ जो है वो संभावना बन सकती है। साथ साथ में कुछ एक आप समझते हैं कि जो हमारे हार्ट के अंदर ये कंडीशन होती है ना कि हार्ट एक रिदम में बीट नहीं कर रहा, एक लय में बीट नहीं कर रहा, उस कंडीशन को हम एरिथमिया कहते हैं। तो कई बार एरिथमिया को ठीक करने वाली दवाओं का भी अपने आप में ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि जो हार्ट की रिदम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए और सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ जो है वो आ जाए। तो ये मतलब हैं तो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स ही, लेकिन मुझे मेंशन करना ज़रूरी है। साथ साथ में कुछ एक ड्रग्स का जो लोग सेवन करते हैं ना, जैसे कोकेन हो गई, एम्फेटामिन्स वगैरह हो गई, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कोमोशियो कॉर्डिस। इसमें क्या होता है कि अगर चेस्ट में एक ब्लंट ट्रॉमा लगे, मतलब कि एक चोट लगे, तो उससे भी ऐसा हो सकता है कि जो हार्ट की रिदम है वो अचानक से डिस्टर्ब हो गई और हार्ट ने अचानक से बीटिंग करना बंद कर दिया। तो ज़्यादातर ये चीज़ कहाँ देखी जाती है कि कोई एक तो एक्सीडेंट्स में देखी जा सकती है, एक कुछ इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक स्पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर कि थोड़ा इस तरह की इंजरी लगने के चांसेस होते हैं, मुक्के उक्के लगने के चांस होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जा सकती है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो मांसपेशी है, जो मसल है जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ गई। मतलब वो जो अपने आप में मसल है उसके अंदर उसे इंजरी हुई है किसी न किसी वजह से, वो अंदर से चोटिल अवस्था में है और जिसकी वजह से कि उसमें अब सूजन आ गई है। ये वाली कंडीशन हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, या कि कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम चल रही हो, मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो बॉडी में कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं वो हार्ट की जो ये मांसपेशी है मायोकार्डियम, इसकी कोशिकाओं को ही डैमेज करना स्टार्ट कर रही हैं। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ देखी जा सकती है मायोकार्डाइटिस। तो जिन लोगों में मायोकार्डाइटिस वाली चीज़ होती है, कई बार कुछ एक दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है कि मायोकार्डियम में स्वेलिंग आ जाती है। तो जिन लोगों में ये वाली चीज़ है मायोकार्डाइटिस, उनके अंदर भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ब्राइट की सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ हो सकती है। एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि कई बार अगर अस्थमा का अटैक हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो,
या कि कई बार अगर कुछ एक ऐसी दवा ले ली जाए जिसकी वजह से अचानक से बॉडी में, पूरी बॉडी में ना मतलब एनाफाइलैक्सिस वाली एलर्जी रिएक्शन हो जाए, कि जो बहुत सीवियर एलर्जी रिएक्शन होती है, जिसमें कि मतलब चेहरे में, आँखों में, जीभ वगैरह में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। उसमें बस इमीडिएट हॉस्पिटल जाना होता है, इमीडिएटली उसमें जो है वो मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है, नहीं तो ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है उन लोगों में। या कि फिर कई कई बार चोकिंग हो जाती है कि कोई खाने वाने का सामान या कोई भी वस्तु जो है वो सांस की नली में फंस गई, जिससे कि हमें अब ठीक से सांस नहीं आ रहा। इस कंडीशन में भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कई बार अचानक से करंट लग जाए अगर ठीक ठाक सा, तब भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये जो सारी कंडीशंस है ना, अस्थमा अटैक हो गया, या कि ये जो चोकिंग वाली चीज़ हो गई, या कि जो ये इलेक्ट्रोक्यूशन इंजरी हो गई करंट लगने वाली, या कि एनाफाइलैक्सिस अटैक हो गया जो कि दवा की वजह से एलर्जी का साइड इफ़ेक्ट था, इन सब में फिर क्या हो रहा है कि हमारे जो हार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है ना, उसकी मात्रा अचानक से बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से कि फिर हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वो स्ट्रेस में आ रही हैं। जो हार्ट के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम है, मतलब कि करंट के ट्रैवल करने का जो पाथ है, हाईवे है एक तरह से, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है और हार्ट अचानक से रुक रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी कंडीशंस की जिनमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा, उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है। आपको नाम हो सकता है थोड़ा अलग लगे, लेकिन मैं उनके बारे में ना बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, 2-3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में बता दूंगा, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा समझने का। तो पहली चीज़ है जिसका नाम है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। आप समझना ये चीज़ क्या होती है। ये हम समझते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट होता है, तो आप समझिए हार्ट बीट हुआ, उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है दूसरी बीट के पहले। तो ये जो एक तरह से हार्ट रिलैक्स हो रहा है, एक तरह से हार्ट जो रिचार्ज हो रहा है, अगर कभी ऐसा हो कि ये जो रिलैक्सेशन का टाइम है ये ज़रूरत से ज़्यादा है, उस चीज़ को हम कहेंगे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। और अगर ये वाली कंडीशन है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर जो हार्ट है उसकी रिदम ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है बीट करने का। नॉर्मल बीटिंग, 2 बीटिंग के बीच में जितना टाइम होना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे हार्ट की बीटिंग अचानक से बहुत फास्ट हो सकती है, बहुत एराटिक हो सकती है, मतलब कि बिल्कुल असंतुलित गति से हो सकती है, और सडन कार्डियक अरेस्ट के चांस हो सकते हैं। ये जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वाली चीज़ है, ये ट्रिगर हो सकती है, या मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट हो सकती है, दिखाई पड़ सकती है कब कब। एक तो ये है कि कुछ एक मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट होती है अपने आप में, कुछ एक मेडिसिन्स लेने की वजह से ये वाली चीज़ जो है पैदा हो सकती है। साथ साथ में कई बार एक मेंटल स्ट्रेस होती है, कई बार एक इमोशनल स्ट्रेस होती है व्यक्ति को, उसकी वजह से भी ये वाली चीज़ जो है पैदा हो सकती है। कई बार अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, तब भी ये वाली चीज़ जो है पैदा हो सकती है। और अगर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है तो सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। और ये वाली चीज़ नॉर्मली देखी कब जाती है, जबकि या तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक रहा है, या कि मानसिक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, या कि अचानक से ही कोई बहुत लाउड नॉइज़, मतलब कि बहुत तेज़ कोई शोर आ गया अचानक से कानों में। उससे भी होता है ना कि अंदर से व्यक्ति बिल्कुल स्टार्टल हो गया, बिल्कुल अचानक से चौंक गया। वहाँ पर भी अगर पहले से बाकी चीज़ें जो हैं इस तरह की प्रतिकूल हैं शरीर में, तो फिर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम पैदा हो सकता है, और जिसकी वजह से कि संभावना बढ़ सकती है सडन कार्डियक अरेस्ट की। अगली जो एबनॉर्मेलिटी है हार्ट की रिदम की, उसका नाम है ब्रूगाडा सिंड्रोम। मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा 2-3-4 लाइनों में। ब्रूगाडा सिंड्रोम में क्या हो रहा है, पहली बात तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कि ये प्रॉब्लम हमें इनहेरिट होती है हमारी फैमिली में से, हमारे पेरेंट्स में से, या उनके ऊपर के पूर्वजों में से। इसमें होता क्या है कि जो हमारे हार्ट की कोशिकाएं हैं ना, उनके अंदर जिस तरह से सोडियम आयन का आवागमन होता है, वो चीज़ प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के अंदर रिदम डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। हार्ट के अंदर रिदम डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, इसका मतलब है कि हार्ट अचानक से, जो हार्ट की बीटिंग है वो, अब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि वो अब ठीक से बीट ना करे। ठीक से नहीं बीट करेगा अगर, तो फिर सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ भी हो सकती है, अगर बीटिंग बिल्कुल ही रुक जाएगी, या बिल्कुल ही इनइफेक्टिव बीटिंग अगर हो जाए, मतलब कि अगर हार्ट बीट तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई पावर ही नहीं है, जैसे कि ऐसे बहुत फास्ट भी कर रहा है, लेकिन अब इस बीटिंग से तो ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हार्ट को जब ठीक से पंप करेगा तभी तो जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो फिर खून की नलियों के ज़रिए बाकी सारे अंगों तक जाएगा। एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रूगाडा सिंड्रोम कैसे डिफरेंट है बाकी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी से, कि बाकी चीज़ें ज़्यादातर देखा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी जब हो, जब व्यक्ति थके तब जो है, या शारीरिक परिश्रम हो रहा हो, तब जो है वो चीज़ें ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती हैं, मतलब कि हार्ट की रिदम में फ़र्क आता है, या कि सडन कार्डियक अरेस्ट के चांस बढ़ते हैं। लेकिन ब्रूगाडा सिंड्रोम में क्या है कि ये चीज़ रेस्टिंग के टाइम पे भी, सोने के टाइम पे भी जो है वो अचानक से आ सकती है, उभर के आ सकती है, और हार्ट जो है वो रुक सकता है। ये वाली चीज़ है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होती है इसमें बाकी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी में।
अगली जो एबनॉर्मलिटी है उसका नाम है WPW सिंड्रोम या वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब ये भी सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो हमारे हार्ट में करंट पैदा हो रही है वो SA नोड में पैदा हो रही है, और वहाँ से करंट के ट्रैवल करने का अपना पूरा एक रास्ता है, जो रास्ता पहले से बना हुआ है, मतलब कि एक हाईवे है, आप समझिएगा। अब अगर एक कोई शॉर्टकट बन जाए उसी रास्ते में, रास्ते को थोड़ा बाईपास करते हुए, तो वो वाली चीज़ हो गई WPW सिंड्रोम में कि एक अलग से रास्ता बन गया, एक्सेसरी पाथवे बन गया, जो एक शॉर्टकट टाइप की चीज़ हो गई, करंट वहाँ से बहने लगी। अब उससे क्या है कि जो हार्ट को जो एक आदत है, जो एक हार्ट की ज़रूरत है कि जो करंट है वो इस तरह से कंडक्शन उसका होना चाहिए, वो चीज़ अब नहीं हो पा रही। तो अब इसमें क्या है कि जो हार्ट की रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और हार्ट बहुत जल्दी जल्दी असंतुलित वे में जो है वो पंप करना स्टार्ट कर सकता है, जिससे कि ब्लड ठीक से इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे ऑर्गन्स को ना मिले, ये वाली चीज़ आ सकती है, और अचानक से हार्ट रुक भी सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। मैं फिर से कंडीशन का नाम बताता हूँ, WPW सिंड्रोम। ये कंडीशन जो है जिन लोगों में है उनमें पर्टिकुलरली अगर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा थकने वाला काम कर रहे हैं, या अगर इमोशनल स्ट्रेस में हैं, या जिन लोगों के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन वाली प्रॉब्लम है, उनमें अगर WPW सिंड्रोम हो गया है तो फिर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो मैंने तीनों कंडीशन बताई ना, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रूगाडा सिंड्रोम, ये WPW सिंड्रोम, ये अपने आप में ना साइलेंट होती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर ये किसी के अंदर हैं तो व्यक्ति में कुछ लक्षण ऐसे आएंगे कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और चीज़ें टाइम पे पता लग जाएंगी और हम ठीक हो जाएंगे। ये साइलेंट होती हैं लेकिन डेडली होती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ भी अंदेशा हो, ऐसा कुछ भी आभास लगे, तो फिर एक बार हमें ना बहुत ठीक से अपनी जांच करानी चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट से, ताकि हमें जो है वो ठीक से पता लग सके कि मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद में कि क्या हमारे अंदर इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जिन लोगों की भी फैमिली में एक हिस्ट्री है इस तरह की सडन कार्डियक डेथ की, कि भाई फैमिली में कोई थे जिनकी की अचानक से ही मृत्यु हो गई थी, अचानक से बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे, गिर गए थे, या अचानक से ही उनका हार्ट जो है वो बीट करना बंद हो गया था, मतलब बिल्कुल अचानक से देखते देखते ही ख़त्म हो गए। या फिर अगर पेशेंट में ही, या अगर पेशेंट की फैमिली में कुछ ऐसी हिस्ट्री है कि अचानक से बेहोश हो जाते हैं, अचानक से फेंटिंग हो जाती है, तब भी अपने आप को एक बार मेडिकली इवैल्यूएट करा लेना चाहिए कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। क्योंकि फेंटिंग का एक ये भी कारण तो हो सकता है ना कि ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन ना मिल पा रही हो, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन तक पहुंचना है वो ठीक से ना पहुंच पा रहा हो ब्लड, क्योंकि हार्ट की पंपिंग अफेक्ट हो रही हो, हार्ट की पंपिंग ठीक से ना हो पा रही हो। और हार्ट की पंपिंग अगर ठीक से नहीं हो पाएगी तो ब्रेन तो अफेक्ट होगा ही इस तरह से, क्योंकि ब्रेन को या बाकी ऑर्गन्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा। अगर हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम है तो फिर सडन कार्डियक अरेस्ट भी तो हो ही सकता है। तो अगर ये हिस्ट्री है कि कई बार अचानक से बेहोशी आ जाती है, फेंटिंग हो जाती है, तो अपने आप को एक बार मेडिकली इवैल्यूएट कराना चाहिए। अब एक चीज़ आती है जिसका नाम है कि ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी होना। ब्लड वेसल मतलब कि खून की नलियों की जो एक संरचना है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तब भी सडन कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन देखी जा सकती है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहली चीज़ ये है कि जो वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ताकि हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाए, उन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। तो जब कभी कोरोनरी आर्टरी की अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कुछ इस तरह की कि या तो वो जहाँ से उन्हें ओरिजिन होना चाहिए, जहाँ से उन्हें एक तरह से निकलना चाहिए, पैदा होना चाहिए, वो वहाँ से नहीं हो रही, कहीं और से हो रही हैं, या कि जो उनका एक पर्टिकुलर रास्ता होना चाहिए, पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए इन आर्टरीज़ का, इन खून की नलियों का, वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, उसमें कुछ एक अलग चीज़ है, कुछ मतलब कि या तो वो कहीं और से घूम के आ रही हैं, मुड़ के आ रही हैं, उनका स्ट्रक्चर में कुछ तो एक बदलाव है। वहाँ पर ये कंडीशन पैदा हो सकती है कि जो आर्टरी है इस तरह की, उनमें कंप्रेशन कहीं ना कहीं शायद हो रहा हो, या कि ब्लड फ्लो आगे ठीक से ना हो पा रहा हो सुचारू रूप से। अब इसकी वजह से क्या है कि अगर हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट की मसल्स को, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट की मसल्स फिर एक तरह से स्ट्रेस में आती हैं। वो स्ट्रेस में आएंगे तो हार्ट के अंदर का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो करंट वाला है प्रभावित हो सकता है, और सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ देखी जा सकती है, मतलब पैदा हो सकती है, संभावना बढ़ सकती है। अगली चीज़ है कि एक एओर्टा नाम की आर्टरी होती है बहुत बड़ी, अगर उसके स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है तब भी फिर ये वाली संभावना बढ़ जाती है सडन कार्डियक अरेस्ट की। तो एओर्टा होता क्या है? एओर्टा एक तरह से आप समझिए, मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि जब हमारा हार्ट है, जब उसने पंप किया तो ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के फिर एक तरह से एओर्टा में आया, एओर्टा बीचों बीच होती है, और एओर्टा से फिर कई सारी ब्रांचेज आ रही होती हैं जो कि हमारे शरीर के बाकी अंगों को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो वो हो गई एओर्टा, जो बिल्कुल बीच में एक मोटी खून की नली होती है जिसके अंदर साफ़ खून बह रहा होता है। साफ़ खून का मतलब कि वो वाला खून जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, बस यही मतलब होता है साफ़ खून का, कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। और क्या होता है कि ये वाला साफ़ खून जब अंगों तक जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इसी ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन
रिस्क करके कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाती है और कोशिकाओं को, पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ज़्यादातर जो हो रही होती है, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है। बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन को ईंधन की तरह से इस्तेमाल करती हैं, फ्यूल की तरह से इस्तेमाल करती हैं। तो अगर ये जो एओर्टा है, अगर इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या तो इसमें कोई बल्ज पैदा हो रहा है, मतलब कि इसकी दीवार से कोई थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। या अगर ऐसा हो रहा है कि एओर्टा अचानक से किसी जगह पे ना नैरो होता जा रहा है, जिसे हम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर होते हैं एओर्टा में, तो भी संभावना बढ़ जाती है सडन कार्डियक अरेस्ट की, क्योंकि ऐसे किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में क्या होता है कि फिर एओर्टा उस जगह पे फट भी सकता है। एक और कंडीशन के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। इसमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट का लोअर चैम्बर है, वेंट्रिकल, राइट साइड वाला, जिसे हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसके अंदर जो मांसपेशियाँ होनी चाहिए ना, मतलब सामान्य रूप में, वो नहीं होती। वो धीरे धीरे रिप्लेस हो चुकी होती हैं बिल्कुल एक फाइब्रस टिश्यू से, या एक फैटी टिश्यू से आप कह सकते हैं। मतलब कि अंदर एक रेशेनुमा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया होता है और मांसपेशी का अभाव हो जाता है। तो अब इसमें पंपिंग एक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंपिंग करने के लिए तो मांसपेशी की ज़रूरत है। मांसपेशी ही सिर्फ संकुचन वाला काम कर सकती है। जो नॉर्मली रेशेनुमा स्ट्रक्चर बन गया अंदर अंदर, अब इससे मतलब जो वेंट्रिकल है वो पंप नहीं कर पाएगी। तो अगर पंप नहीं कर पाएगी तो फिर वही बात है कि अंदर जो एक हार्ट की का कंडक्शन सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। प्लस क्या है कि कंडक्शन सिस्टम के सर्वाइव करने के लिए भी तो मांसपेशी की ज़रूरत है ना। तो अगर मांसपेशी ही नहीं बची अब राइट साइड में, तो फिर कंडक्शन सिस्टम तो अफेक्ट हो गई। और फिर वही बात है कि अगर हार्ट बीट ठीक से ट्रैवल अप नहीं कर पाएगी, तो फिर हार्ट संतुलित रूप से बीटिंग नहीं करेगा और वहाँ पे सडन कार्डियक अरेस्ट वाली संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसे लोगों को देखा जाता है कि हार्ट में अचानक से पैल्पिटेशंस होना, मतलब कि दिल की धड़कन पता लगना बहुत जल्दी जल्दी से हो रही है, डिजीनेस होना, मतलब कि ब्लैकआउट होना, बेहोशी आना, इस तरह की चीज़ें जो हैं इन लोगों में कई बार देखी भी जाती हैं पहले। प्लस एक चीज़ और भी है कि जो यंग एथलीट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ के होने का। क्योंकि अगर एक लगातार फिजिकल एक्टिविटी की जाए ना, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें भी अगर ये वाली चीज़ है पहले से, तो फिर इसके और ज़्यादा डिटेरियोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाले चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसे प्रभावित व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो सकता है फ्यूचर में। तो अब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूँ। तो अगर मैं एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हो गया कि हार्ट और ब्लड वेसल्स से संबंधित रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं इन जनरल सडन कार्डियक अरेस्ट होने के बजाय उन लोगों के जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनमें भी चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों में डायबिटीज़ है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों में ओबेसिटी है, मतलब शरीर का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ये वाली चीज़ के पैदा होने के। जिन लोगों में फिज़िकल एक्टिविटी का अभाव होता है, मतलब जो लोग ज़्यादातर अपना काम बैठ के करते हैं, लेट के करते हैं, और ठीक से कैलोरीज़ को बर्न नहीं करते, ठीक से उनका मतलब चलना फिरना नहीं होता, ठीक से एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस जिन लोगों के अंदर ऐसा है कि फैमिली में हिस्ट्री है इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की, या कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि किसी को हार्ट अटैक आया हुआ था, या किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था, सडन कार्डियक डेथ हुई थी, वहाँ पर भी चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति को कि सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ जो है वो संभावना बढ़ जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, और अल्कोहल इनटेक भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जो भी नशे के पदार्थ होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया ही कि वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब अगर मैं पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री की बात करूँ, मतलब व्यक्तिगत मेडिकल हिस्ट्री की बात करूँ, तो अगर किसी व्यक्ति को पास्ट में सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है और समहाउ रिवाइव कर लिए गए, समहाउ मतलब कि टाइम पे सब मेडिकल केयर मिल गई और जीवन बच गया, बट इन लोगों में ये चांसेस रहेंगे हमेशा ज़्यादा कि सडन कार्डियक अरेस्ट दोबारा फिर कभी भी हो सकता है। जिन लोगों को कभी हार्ट अटैक हुआ है, उनके अंदर भी चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे कि उन्हें भी सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना रहेगी। जिन लोगों को मतलब उनके अपने खुद के अंदर या कि उनकी फैमिली में ये वाली चीज़ें हैं कि हार्ट फेल वाली चीज़ है, या कि हार्ट के अंदर रिदम डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है, या हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वाली चीज़ है, उन लोगों के अंदर ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट वाली संभावना हो सकती है। ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। ठीक है, साथ साथ में जो पुरुष हैं, उनके अंदर ये रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है महिलाओं के बजाय सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एज भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जेंडर भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। अब एक चीज़ आती है कि जिन लोगों के अंदर
पोटेशियम का लेवल कम होता है या जिनके अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम होता है, उनके अंदर भी संभावना ज़्यादा हो जाती है सडन कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ होने की। तो वही चीज़ है ना कि देखो, आप समझ पा रहे होंगे इतने सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं इस चीज़ के कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है एक जगह पे रेस्टोरेंट में और खाना खा रहा है और अचानक से कोलैप्स हो गया। अब इसके पीछे लोग तो बहुत 10 तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये जो साइंस वाली बात है वो ये बातें हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रही होंगी इस पेशेंट में, और वो नॉर्मली ये जो कंडीशंस होती हैं साइलेंट ही होती हैं और अचानक से इनका प्रभाव आ जाता है, अचानक से हार्ट बिल्कुल रुक जाता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम या मैग्नीशियम कम होने की वजह से भी कई सारे पेशेंट्स को रिस्क होता है इसका। साथ साथ में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि जैसे रात में सो रहे होते हैं तो अचानक से कुछ टाइम के लिए सांस लेने वाली प्रोसेस बिल्कुल से बंद हो जाती है, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा होता। फिर कुछ एक अंतराल के बाद से सांस आना दोबारा स्टार्ट होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जिस टाइम पे सांस व्यक्ति नहीं ले पा रहा होता सोने के टाइम पे, उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। साथ साथ में जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है, मतलब जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, किडनी फेल वाली कंडीशन पैदा हो रही है या हो चुकी है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट डेवलप होने के। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे कि किस किस तरह के कारण होते हैं कि व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या कि किस किस तरह के संभावनाओं की वजह से जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब ऐसे में ना रूटीन मेडिकल एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपके अंदर कुछ भी पॉजिटिव चीज़ है ऐसी कि जिसकी वजह से संभावना ज़्यादा है, तो फिर रूटीन मेडिकल एवेल्यूएशन जो है वो कराते रहना चाहिए। मतलब कि बीच बीच में अपना कार्डियोलॉजी चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, जैसे कि इको हो गया, जैसे कि एमआरआई वगैरह हो गया। उससे ना अंदर की जो कंडीशन है हार्ट की ज़्यादा ठीक से पता लगती है। उसके हिसाब से डॉक्टर्स जो हैं वो अपना ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं कि व्यक्ति को किस किस तरह की सलाहें दी जाएँ। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि फैमिली में कभी किसी की सडन कार्डियक डेथ हुई है, ये नहीं कि जस्ट मतलब माता पिता में, उनके भी ऊपर अगर, तो मतलब और भी रिश्ते में हो सकता है कि चाचा चाची या ताऊ ताई, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर फैमिली में सडन कार्डियक डेथ हुई है, तब भी एक बार आप जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में डॉक्टर से विचार विमर्श कर सकते हैं कि जो भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जिनसे कि हार्ट के रिदम में डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है, मतलब एरिथमिया टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं, उनकी जो भी जेनेटिक टेस्टिंग है वो करा के देखी जा सकती है कि क्या आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं है। लेकिन इसके बारे में फिर बोलूँगा कि आपके डॉक्टर के साथ में ही आप जो हैं वो बातचीत करें, क्योंकि वही आपका पूरी तरह से चेकअप करेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और आपको बिल्कुल ठीक ठाक से राय देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट अपने आप में एक बहुत डेंजरस कंडीशन है और वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। और बस इसमें यही है कि कोई क्लू अगर मिल गया तो ठीक है, मतलब एक किस्मत वाली बात होती है कि अगर किसी को पहले कभी ऐसा हुआ है कि कुछ फेंटिंग वाली, बेहोशी वाली चीज़ हुई है, या कि दिल की धड़कन बहुत कुछ अलग सी पता लग रही है, घबराहट सी हो रही है, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और ये पता लगा कि ये वाले कारण हैं, और उन कारणों का जो है इलाज कर दिया गया, क्योंकि वो जो कारण हैं उन कारणों से सडन कार्डियक अरेस्ट डेवलप हो सकता था। ये तो किस्मत वाली बात हो गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सिम्टम नहीं आया पहले, कोई भी लक्षण नहीं आया पहले, और बस अचानक से कोलैप्स हो गया, अचानक से मृत्यु हो गई। तो अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो उससे क्या होगा कि हम रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या कोई रिस्क है। अगर है तो फिर हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि जल्दी से हमारी स्क्रीनिंग हो जाए, जल्दी से जो कारण वगैरह हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं, और उसी हिसाब से जो है वो इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर जो भी सलाह देंगे, चाहे दवाओं की सलाह देंगे, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की सलाह देंगे, चाहे किसी भी और तरह की सलाह देंगे, वो चीज़ें हम मानना शुरू करें, उन चीज़ों को अमल में लाएं, ताकि हमारा सडन कार्डियक अरेस्ट का जो है वो रिस्क कम हो। एक बार फिर से बता देता हूँ कि सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ है कि हार्ट ने अपना काम करना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया अचानक से। तो यहाँ पर अब क्या संभावना होती है, यहाँ पर एक सिर्फ सीपीआर होती है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं जो एक तरह से पंपिंग होती है, प्लस यहाँ पर क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है डिफिब्रिलेटर से, जो मशीन नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ही होती है। दूसरी तरफ जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि हमारी हार्ट की कोशिकाओं को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ठीक से ब्लड जो है वो हार्ट की मसल्स की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा ब्लड, क्योंकि कुछ रुकावट वगैरह है। तो उस केस में फिर भी एक विंडो होती है, खून पतला करने की दवा खा ली फटाक से, और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा फटाक से खा ली, हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल में जल्दी से जो है वो चेकअप करके देख लिया कितना ब्लॉकेज है, और उसी हिसाब से ब्लॉकेज खोल दिया, या अगर मेडिकल मैनेजमेंट करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट कर दिया कि मतलब दवाओं से ही उस चीज़ को कंट्रोल में ले आए।
लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में ज़्यादा मतलब ये वाली चीज़ सीरियस होती है और इसमें एडवर्स आउटकम आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो नॉलेज ही हमारे काम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी लर्निंग हुई है तो पहले तो उस लर्निंग को आप अपने अंदर रखिए हमेशा, और जितना हो सके उससे किसी को फ़ायदा हो सके ऐसा भी कुछ काम करिए, लोगों से आप बात करिए इस बारे में। अगर किसी के अंदर ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ज़रूर उनको आप प्रेरित करिए कि वो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक बार जो है डॉक्टर से विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।